नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज से एक अलग सेगमेंट वाइज हम आपको खबर दिखाएंगे और उन सेगमेंट में जो पॉलिटिकल घटनाओं का एक साथ कुछ अगर उस तरीके का क्राइम की खबर है तो उसको अलग तरह का, कुछ सोशल इश्यूज से संबंधित कोई खबर है तो उसका अलग तरह का पैकेजिंग करके हम आपको खबर दिखाएंगे। एक खबर आप देखेंगे तो पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो को आप समझ सकते हैं। तो आज हम बात राजनीति के हलचल की करें तो हम आज चर्चा करेंगे विपक्षी एकता को लेकर पटना में आयोजित बैठक में शामिल होने को क्यों मजबूर हुए अखिलेश। आज की खास खबर ये रहेगी। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि विपक्षी एकता को लेकर पटना में जो बैठक होने वाली है 12 तारीख को, उसको लेकर तैयारी क्या क्या है। तीसरी खबर हम दिखाएंगे कि केजरीवाल जो अध्यादेश को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं उसके पीछे का खेल क्या है। और चौथी खबर हम दिखाएंगे कि जीतन राम मांझी 5 लोकसभा सीट क्यों मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 5 लोकसभा सीट आप मुझे दे दिए तो फिर बिहार का रिजल्ट बदल जाएगा। और उसके बाद अंतिम खबर, मुस्लिम लीग को लेकर राहुल ने जो अमेरिका में कहा था उसको लेकर देश में जो बीजेपी इन बातों को रख रही है उसके पीछे का सच क्या है। कौन मुस्लिम लीग की बात राहुल किए थे और राहुल जिस मुस्लिम लीग की बात किए उसको कब नेहरू ने उसका विरोध किया था, सच क्या है हम आपको दिखाएंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अखिलेश के घुटना टेकने की। जी हाँ, विपक्षी एकता को लेकर अभी तक नीतीश कुमार जिस तरीके से मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, याद करिए उस पूरे मुहिम में अखिलेश ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने खुलकर कभी नहीं बोला। ममता जो बोल रही थी वो नीतीश की मुलाकात के बाद उनका स्वर बदल गया और पटना में बैठक हो ये प्रस्ताव ममता बनर्जी का ही था। और ममता बनर्जी उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से मिलने की भी कोशिश उन्होंने की, खास करके सोनिया गांधी से वो मिलना चाहती है। मतलब कांग्रेस को लेकर जो उनका रुख था ममता बनर्जी का, वो रुख नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पूरी तौर पर बदल गया। लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात के बावजूद भी 2 बार नीतीश की मुलाकात हुई, उनके लखनऊ भी गए, दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई, लेकिन वो पत्ता नहीं खोल रहे थे। क्या वो पत्ता क्यों नहीं खोल रहे थे? क्या वो चाह रहे थे कि इस बातचीत के दौरान तेजस्वी की ताजपोशी की भी चर्चा हो जाए बिहार में चुपके चुपके, ये सोच रहे थे? या फिर 2019 में जिस तरीके से मोदी से डील किए थे उसी तरीके की डील की दिमाग इनको यहाँ चल रहा था? बात यही है। और बात जब इसकी बात सामने आने लगी तो जो अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ नगर निगम का, अपनी हैसियत उन्होंने देख ली कि अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से योगी अब उनको सुबह शाम गजारा दे रहा है, अब समझ में आ रहा है उनको कि राजनीति क्या होती है। दूसरी बात, जयंत चौधरी जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने कह दिया कल सुबह में ही कि हम कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, जिन्हें करना है नहीं करना है लेकिन हम समझौता करेंगे। मतलब साफ है कि जयंत चौधरी ने भी अखिलेश को चेतावनी दे दी कि आप सुधर जाइए नहीं तो हम बाय बाय कर देंगे। क्योंकि जयंत को ये समझ में आ गई है कि अखिलेश से अगर हम पश्चिमी यूपी में समझौता किए उस तरीके से सीटों का जैसे विधानसभा में किए थे तो फिर बुरी तरह से हम हारेंगे। क्योंकि वहाँ भी जिस तरीके से बिहार में यादव के आक्रामकता को स्वीकार करने को दूसरी जाति तैयार नहीं है, यूपी में भी यही स्थिति है। और इस सत्य से अखिलेश अभी भी मुख मोड़ रहे हैं। तेजस्वी ने इस सत्य को स्वीकार किया है, नीतीश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उनको पता है कि जो सीटें आई हैं वो एक्सीडेंटल सीट है। अकेले महागठबंधन में नीतीश हट जाए तो बीजेपी कब सरकार बना देगी बिहार में, अब सोच नहीं सकते हैं। बस नीतीश एक बैरियर है। अखिलेश इन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब समझ में इसलिए आ रहा है कि वो नगर निगम के चुनाव बुरी तरह से हारे। उसके बाद राहुल जिस अंदाज में अल्पसंख्यक को लेकर खड़े हो रहे हैं और जिस मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, याद करिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अखिलेश और जयंत चौधरी दोनों ने दूरी बना ली थी, लेकिन जैसे ही यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचा और लाखों लाख की संख्या में लोग सड़क पर उतरने लगे, चंद मिनटों में दोनों का स्वर बदल गया था। ट्वीट कर करके समर्थन देने लगे थे, याद है ना? पहले समर्थन तो दूर, मिलने को कुछ बात इस पर करने को तैयार नहीं था। तो ये अब उन्हें भी पता चल गया है कि अगर इस बार 2024 में
कुछ भी गुपचुप डील करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी से, तो उनका राजनीति का स्वर्गवास कह सकते हैं, राजनीतिक स्वर्गवास चले जाएंगे, ये तय है। ममता भी इसी वजह से अपने स्टैंड में बदलाव लिया है। और अगर राहुल उत्तर भारत के पदयात्रा पर निकल गए तो तय मानिए अखिलेश और ममता तेजस्वी का वो हाल होगा जिसका अंदाज़ा नहीं है। जो हाल जेडीएस का हुआ ना कर्नाटक में, वही हाल होगा पूरे देश के स्तर पर इन क्षत्रिय दलों का, जो मुसलमान के बहरवत से राजनीति करते हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद मुसलमान की बात करना तो छोड़िए, मुसलमान के नेताओं से मिलने से इन्हें डर लगता है और चुप चुप के उन तमाम एजेंडों से अपने आप को अलग रखता है जिस एजेंडों के लिए की जरूरत थी कि आज के तारीख में उनके साथ खड़े हों। और राहुल ने यही स्टैंड लिया कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे चाहे हम चुनाव क्यों नहीं हार जाएं। अमेरिका के मंच पर उन्होंने यही स्टैंड लिया कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है और इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कैसे मोदी की सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हर ऐसे इशूज पर राहुल अल्पसंख्यक के साथ खड़े रह रहे हैं जिनको लेकर इस देश की राजनीति पिछले कई वर्षों से बसती आ रही है। और क्षेत्रीय दल ने तो इनको छोड़ दिया है साहब, अब भगवान भरोसे कि जो जहाँ रहें। अब देखना यह है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका असर कितना पड़ता है, और उसी असर का असर है कि जा रहे हैं अखिलेश 12 तारीख को बिहार। अब हम बात दूसरी खबर की करते हैं कि बिहार में इसको लेकर तैयारी क्या है विपक्षी एकता को लेकर। जी हाँ, तमाम बड़े होटल, मौर्या सहित तमाम बड़े होटल बुक कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। जिनकी सिक्योरिटी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स बिहार के अलग अलग जिलों से बुलाया जा रहा है। अलग अलग पटना में रहने वाले जो पुलिस अधिकारी रहे हैं पहले, जिनका पटना में ट्रैफिक को लेकर जिनका अनुभव रहा है, फिर जो प्रशासनिक अनुभव रहा है, ऐसे तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पटना बुलाया जा रहा है और 3 दिनों तक वो पटना में कैंप करेंगे। इसके अतिरिक्त बापू सभागार और ज्ञान भवन में जो कार्यक्रम होगा, जिसमें संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, बैठक तो 1-to-1 पहले होगा, उसके बाद फिर एक साथ बैठकर बैठक होगी। ये तमाम व्यवस्थाओं के लिए पटना डीएम को अधिकृत किया गया है और पटना डीएम बाहरी व्यवस्था प्रसारित है, क्योंकि ये पूरी तौर पर पॉलिटिकल समारोह है, इसलिए सीधे सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन एयरपोर्ट से जो अधिकारी, जो मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, पूर्व नेता आएंगे, वो कैसे कहाँ किसना ठहरना है, वो पूरा कोऑर्डिनेशन जिला प्रशासन के साथ रहेगा। और जिला प्रशासन के इसके अतिरिक्त जो जिम्मेवारी दी गई है कि ट्रैफिक व्यवस्था, उस दिनों का ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगा, इस पर खास नज़र रखने का निर्देश हुआ है। पुलिस मुख्यालय से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के दफ्तर से इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक बातचीत है, जिस राजनीतिक बातचीत को लेकर एजेंडों पर क्या खास बातचीत होगी, एजेंडे की तैयारी कैसे होगा, इसके लिए संजय झा को अधिकृत किया गया है कि ये तमाम कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन संजय झा देखेंगे। और संजय झा को जिम्मेवारी है कि वो किस राज्य से कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था करनी है, पॉलिटिकल सारी चीज़ें वो संजय झा के जिम्मे है। ललन सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह को भी जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, खास करके वशिष्ठ नारायण सिंह को, कि आप जिन मुद्दों पर बातचीत होना है उसमें क्या क्या बातें, किन बातों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए। वैसे कांग्रेस के भी दिल्ली के नेता से लगातार नीतीश संपर्क में है, ममता से भी बातचीत हो रही है कि आधार क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर तैयारी जोर शोर से है। और 12 तारीख को कंक्रीट विपक्षी एकता को लेकर पहली जो बैठक होगी पटना में, संपूर्ण बैठक, उसमें किस तरीके का संदेश दिया जाए जिसका व्यापक प्रभाव पड़े। क्योंकि तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी बड़े नेता आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी आएंगे। इसलिए संदेश क्या दिया जाए, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है कि पहली बैठक में ही इस तरीके का संदेश दिया जाए कि विपक्षी एकता को लेकर कि बीजेपी के खेमे में भगदड़ मच जाए या बीजेपी मानसिक तौर पे बेचैन हो जाए। क्योंकि मानसिक तौर पर बीजेपी की घेराबंदी, विपक्ष का मानना है ये जरूरी है, और मानसिक रूप से जैसे ही उनकी घेराबंदी होगी उनसे और गलतियां होगी, ये मानता है विपक्ष। तो ये सारी तैयारी अंतिम चरण में है। और जरा सुनिए इस मसले पर संजय झा क्या करें। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से मिल रहे थे
जा करके विपक्ष के लोगों से, और 12 को मीटिंग पटना में बुलाया गया है। मैक्सिमम लोगों से मुख्यमंत्री जी की खुद बात हुई है और उनको निमंत्रण भी दिया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। उन्हीं की तरफ से आहूत है ये मीटिंग, और उसमें मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऑन रिकॉर्ड कंफर्म भी किया है। और उस मीटिंग में जो बैकग्राउंड है आप लोग की जानकारी में है कि विभिन्न स्टेट में जा करके मिल करके जो मुहिम नीतीश कुमार जी ने शुरू की विपक्ष को एक मंच पे लाने का। और जब हम लोग बंगाल गए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री का भी सुझाव था कि पटना में ये मीटिंग होना चाहिए। ये मीटिंग किया जा रहा है और मैक्सिमम पार्टी के लोग उस दिन आएंगे, और खास करके 2024 पार्लियामेंट को लेकर के क्या आगे विपक्ष को एक साथ कैसे काम करना है, वो सारा मुद्दा उस दिन डिस्कस हुआ। मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक दिशा में जो प्रयास किया गया वो आगे उसका रिजल्ट दिखेगा। राहुल गांधी। अब तीसरी खबर पर बात कर लेते हैं। केजरीवाल अध्यादेश को लेकर कल हेमंत सोरेन से भी मिले हैं। मतलब जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री थे उन सब तमाम से मुलाकात उनकी हुई है, लेकिन अखिलेश से अभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ये गौर करने वाली बात है। ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, स्टालिन से मुलाकात की, शरद पवार से वो मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, कांग्रेस से मिलने के लिए वो याचना दे रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हमें मिलने के लिए बुलाएगा। वैसे राहुल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक समय उनको नहीं दिए हैं, लेकिन राहुल 8 तारीख तक विदेश यात्रा पर है और 12 को विपक्षी एकता की बैठक पटना में है। हमें लगता है कि कांग्रेस उससे पहले केजरीवाल से मिलना नहीं चाहती है। इसकी बड़ी वजह है, कांग्रेस क्यों दूरी बनाकर रखना चाहती है केजरीवाल से, कि केजरीवाल की जो राजनीति है उस राजनीति और बीजेपी की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं है, और दोनों समय समय पर एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए खाद पानी देते रहता है। ये जो भी खेल आप देख रहे हैं शराबबंदी को लेकर या शराब कानून को लेकर जो जेल में गए हैं मनीष सिसोदिया या केजरीवाल हों जिनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ये सब खेल उस डील का हिस्सा था जिस डील के सहारे पंजाब, गुजरात और गोवा का चुनाव आप पार्टी ने लड़ी थी। वो जो 600-700 करोड़ की जो आमदनी हुई शराब डील से इन चुनाव में खर्च हुआ, और ये सारी जानकारी बीजेपी के को थी कि इतने पैसे की उगाही हुई है। उस समय में बीजेपी ये चाहती थी कि इसी के बहाने कांग्रेस को इन राज्यों में सेटल कर दे। गुजरात में आप नहीं रहता तो क्या स्थिति रहती, इस बार देखने वाली बात थी। गोवा में नहीं रहता तो क्या होता, पंजाब में क्या होता, ये तय है। लेकिन इन तीनों राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो, इसके लिए केजरीवाल भ्रष्ट रास्ते पर भी जा रहे हैं तो उनके साथ वो खड़े रहे, क्योंकि एलजी के बगैर तो दिल्ली में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सारी जानकारी थी, लेकिन जैसे ही मेयर के चुनाव में वो थोड़ा अगल बगल झांकना शुरू कर दिया कि नहीं दिल्ली का मेयर भी मेरा हो, बीजेपी टाइट करना शुरू कर दिया। और ये अध्यादेश तो बहाना है, किसी बहाने नीतीश घूम रहे हैं तो साथ साथ केजरीवाल भी घूमे, एक अलग तरह का खबर भी बनता रहे, बस कोशिश यही है बीजेपी की। लेकिन अब देखना यह है कि केजरीवाल अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति यही है कि बार बार इन चीज़ों पर खड़ा हो जा रहा है कि केजरीवाल में भरोसा नहीं है, और इसी भरोसे की कमी की वजह से आज केजरीवाल अध्यादेश को लेकर घूम रहे हैं और कांग्रेस चुप है। और अब हम चौथी खबर पर बात कर लें। बड़ी मीडिया में खबर सुर्खियां बटोर रही है कि जीतन राम मांझी ने 5 सीट मांग लिया है। विपक्षी एकता की जितनी कवायद है वो कवायद कहीं धरे न रह जाए, बड़ी चुनौती के साथ उन्होंने ये बातें कही हैं और कहा है कि भाई जब 5 सीट मुझे मिलेगा तब कुछ गठबंधन का नया शक्ल समझ में आएगा और लोग उनके साथ जुड़ेंगे और बुरी तरह से मोदी को हरा सकेंगे। मसला वो नहीं है, मसला कुछ और है। इनके बेटे का कार्यकाल खत्म हो रहा है विधान परिषद में, ठीक है ना। पिछले बार तो ये राजद के सहारे चले गए थे, बाद में नीतीश कुमार के साथ भाग गए मंत्री बनने के लिए। इस बार विधान परिषद में इनके बेटा को कौन भेजेगा, क्योंकि सदस्यता खत्म हो रही है और इसको लेकर बेचैन है कि भाई हमारा बेटा मंत्री नहीं रहेगा तो फिर, क्योंकि बेटा तो चुनाव लड़ा नहीं था। तो यही समस्या है, वो बेटा को लेकर ये लॉबिंग कर रहे हैं कि 5 सीट मांगेंगे तो दबाव में आएंगे।
आएगी गठबंधन, और उस दबाव में आएगी तो फिर हम सौदेबाजी करेंगे। मेन सौदेबाजी उनका यही है कि बेटा को विधान परिषद का सीट मिल जाए। दूसरा, एक सीट गया काफ़ी है, इस बार एक से ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है, और उसका स्पेस भी नहीं है। वो भी जीतन राम मांझी अब खुद लड़ें तो कहीं दे दें तो दे दे, नहीं तो नीतीश देने के मूड में नहीं है। भले उनको एक और मंत्री बना दे नीतीश कुमार उनके कहने पर, लेकिन लोकसभा टिकट उनको मिले इसके पक्ष में नीतीश और लालू दोनों नहीं हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है कि जीत के बाद ये करेंगे तो करेंगे। इन्होंने भरोसा खो चुका है। इसलिए ज़्यादा जो जानकारी हमें मिल रही है कि एक गया सीट इनको दी जाएगी, और अगर ये जिद करेंगे तो दूसरी जो भी सीटें होंगी उन सीटों पर जदयू या राजद का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ताकि चुनाव जीतने के बाद ये बाएं दाएं नहीं करे। और यही खेल है जिन खेल को मांझी समझ रहे हैं, इसलिए मांझी ये 5 सीट और 4 सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस खेल के पीछे का सच यही है कि वो अपने बेटा को मंत्री बने देखना चाहते हैं। 5वीं और आखिरी खबर देखिए, मुस्लिम लीग को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है अमेरिका में, उसके बाद बड़ी सियासी गर्म है। बीजेपी तरह तरह की बात कर रहे हैं कि भाई नेहरू के खिलाफ थे, कैसे बोल दिया, ये सांप्रदायिक चीज़ों को लोग रख रहे। अरे राहुल ने उस मुस्लिम लीग के बारे में बोला जिसके साथ वो केरल में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, और उस मुस्लिम लीग को लेकर भारतीय संविधान सभा में भी हिंदू महासभा जैसे जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, उस समय में भी खड़ा किया था कि भाई इनको आप क्यों संविधान सभा में सदस्य बना रहे हैं, क्यों इनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं, ये लोग 2 नेशन थ्योरी के आदमी हैं। तो देखिए, राज्यसभा टीवी द्वारा एक सीरियल बनाया गया था, उसका एक अंश देखिए कि राजेंद्र प्रसाद, ये सवाल जब खड़े किए गए थे तो राजेंद्र प्रसाद क्या कहे थे, तो सुना आपने राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि ये जो इस देश में जो मुस्लिम लीग रहा है वो मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ है, और इनके जो नेता हैं इन्होंने संविधान सभा में ये बातें कही हैं कि हम 2 नेशन थ्योरी के साथ नहीं है, हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ रहेंगे। इसलिए जिन्ना के मुस्लिम लीग और जो अभी केरल में मुस्लिम लीग है, दोनों को मिलाकर बीजेपी जो सियासत करना चाहती है वो सिर्फ सियासत है, सच्चाई नहीं है। और वो सियासत ये है कि जो मुस्लिम नैरेटिव चलाकर वो पिछले कई वर्षों से इस देश में राज कर रहे हैं, उसी नैरेटिव के सहारे राहुल को घेरना चाहते हैं। लेकिन राहुल कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि फिर से एक तुरुप का एक्का मोदी को मिल गया है और बजरंग बली की जय लगा रहे हैं, फिर कहीं कर्नाटक में उनकी वापसी ना हो जाए। लेकिन राहुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे और राहुल डटे रहे। परिणाम क्या हुआ वो सामने है। अब राहुल किसी भी ऐसे मसले पर सीधा स्टैंड लेने को तैयार हो गया है, ये साफ अब दिखने लगा है। और मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होना ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में उन तमाम मुद्दों पर राहुल इसी तरीके से आक्रामक हो गए जिस तरीके से पहले कांग्रेस आक्रामक होती थी इस देश में सेक्युलरिज्म को बचाए रखने के लिए। क्योंकि ये राहुल को लग गया कि अगर हम मोदी के पीछ से डरते रहे कि ये हिंदू मुसलमान करके जीत लेगा, तो फिर जिस उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ रहा है वो उद्देश्य कमज़ोर होगा। इसलिए राहुल अब आक्रामक है और बीजेपी बैकफुट पर है। बड़ी मुश्किल से अब तो पप्पू कह नहीं पा रहे हैं, कुछ मुस्लिम वाली बात पर ही कह दे। तो मुस्लिम लीग के बारे में जो उन्होंने भ्रम फैलाया है उसकी सच्चाई यही है कि वो मुस्लिम लीग है जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया था।